बाज़ार जो कीमत पे करता है डेयरी के प्रोडक्ट्स के लिए, उसका तकरीबन 75 to 80% वो किसानों तक जाता है। वाह, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, आप किसी भी दूसरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में ये नहीं देखेंगे। गिवन दैट मिल्क इज ए पेरिसेबल कमोडिटी एंड द काइंड ऑफ कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर इट रिक्वायर्स, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप जो कंज्यूमर जो प्राइस पे कर रहा है उसका 3/4 से भी ज़्यादा आप किसानों तक पहुंचा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो उस लिहाज से डेयरी की मतलब अंडरस्टेट नहीं किया जा सकता है इसकी महत्ता को। नमस्कार दोस्तों, मैं जय छाजे आज फिर लेके आया हूँ एक नया एपिसोड कृषि ऋषि का, जहाँ हम कृषि से जुड़े ऋषियों से साझा होते हैं और उनसे कृषि से संबंधी जानकारी हासिल करते हैं। आज का हमारा विषय है कैसे हम छोटे किसानों को सशक्त करें और कैसे वो नई तकनीकों का इस्तेमाल करके अपने कृषि में और आगे बढ़े। तो आज हमारे कृषि के ऋषि हैं श्री निलोत्पल पाठक जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर के बारे में जितना कहूँ बहुत कम है। सर इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट से पास आउट हैं, आनंद से। उन्होंने बीएससी एमबीएम जो प्रोजेक्ट है वहाँ के सीईओ रहे हैं। एनडीडीबी में इन्होंने काम किया है। सर, मैं आपके बारे में जितना वर्णन करूँ बहुत कम हो जाएगा। कृपया आप थोड़ा अपने बारे में बताएं सो दैट हमारे जो दर्शक है वो जान पाएँ। मैंने पढ़ाई की, जैसा आपने बताया, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद से 1999 में मैं पास आउट हुआ था। उसके बाद मैंने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में मेरी पहली नौकरी थी। उसके उपरांत मैंने एमक्रिल ज्वाइन किया, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ की रेटिंग किया करती थी उस समय, जब माइक्रो फाइनेंस बिल्कुल ही अपने इन्फेंसी में था इंडिया में। तो मैं वहाँ 2006 तक रहा। इसके बाद मैं मिडल ईस्ट चला गया। वहाँ पे बहरीन डेवलपमेंट बैंक में मैं उनकी प्राइवेट इक्विटी की टीम में रहा। उसके उपरांत मैं 2012 में वापस स्वदेश लौटा, इंडिया लौटा। इंटेलीकैप ज्वाइन किया मैंने और वहाँ पे मैंने उनकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की टीम में रहा 2016 तक। 2017 से मैंने आई फार्म ज्वाइन किया। आई फार्म एक फूड एंड एग्री बिजनेस फोकस्ड प्राइवेट इक्विटी फंड था और उसके बाद से लगातार मैं उनका हिस्सा हूँ। इस दौरान हमने कई चीज़ें की, जैसे आपने बताया कि बीएसई के साथ एक हमने जॉइंट वेंचर किया 2021 मार्च में, बीएसई ई एग्रीकल्चरल मार्केट्स। बीच में नवंबर 2022 से 2023 तक तकरीबन 1 साल में वहाँ का सीईओ भी था। वाह। और इस दौरान हमने इसके बाद एक नया फंड हम सेटअप कर रहे हैं, सेगेसिया फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड। तो आई एम वन ऑफ द को फाउंडर्स एंड पार्टनर्स ओवर देयर। तो यही मेरी यात्रा रही है। नहीं, बहुत प्रोफाउंड आपने एग्री और रूरल मार्केट्स में बहुत काम किया है। इट इज़ एविडेंट सर। हाँ, मैं ये कहूँगा कि जो एक बात कही जाती है कि सही समय पे सही जगह पे होना। तो अगर आप देखें कि भारत में जो आर्थिक उदारीकरण हुआ जी, तो उसका जो फ़ायदा, जो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट आना शुरू हुआ, वो शुरू के 5-6 वर्षों के बाद आना शुरू हुआ। और उस लिहाज से देखा जाए तो मेरी जो पढ़ाई पूरी हुई और जिस तरह से मैंने काम किया, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उस दौरान सही जगह पे सही समय पर रहा। मैं बाहर भी गया और वापस जब लौटा तो मुझे लगता है कि एक नई पर्सपेक्टिव के साथ नया पर्सपेक्टिव मिला। मुझे एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव मिला और उस लिहाज से ये मुझे खुद लगता है कि मेरी प्रोफेशनल जर्नी में इसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था और उसका फ़ायदा हुआ है। बहुत बेहतरीन सर। मतलब आई एम श्योर हमारे जो दर्शक हैं आज बहुत कुछ आपसे सीखेंगे इस हमारे डिस्कशन में। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको हताश न करूं। आई एम श्योर सर। सर, तो पहले जो सवाल हम आज ले रहे हैं वो है कि जो क्लाइमेट कैलेमिटी जिसे बोलते हैं, जिसे आज के डेट में हमारी जो एग्री इकोनॉमी है, इंडिया इज़ ए एग्री इकोनॉमी, जिसमें स्मॉल फार्मर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं, बट सबसे ज़्यादा मार शायद वही झेल रहे हैं इस क्लाइमेट कैलेमिटी का। ग्राउंड वाटर डिप्लीट होते जा रहा है, बारिश कभी भी एराटिक हो जा रही है। तो इससे उनके जीवन में जो तकलीफ़ है वो उससे कैसे उबर पाएंगे सर? आपके विचार इसमें सर? नहीं, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है और बड़ा ही सामयिक प्रश्न है ये। अब आपने ये बात छेड़ी है तो मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि पिछले साल अगर आप देखें तो पूरे दक्षिण भारत में जो
सोइंग था, जो खेती होती है खास करके रबी के सीज़न में, उसमें 20% की गिरावट थी। और उसकी वजह ये थी कि जो आपने बताया कि एक इरेटिक रेनफॉल और ये जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन की घटना है, ये रियल है। ये हम इसको ये नहीं कर सकते, डिसमिस नहीं कर सकते, इससे भाग नहीं सकते हैं। हाँ, ये सच्चाई है और इसका सामना करना होगा। सही बात। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो छोटे फार्मर हैं, जिन्हें लघु और सीमांत किसान कहा जाता है, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें हैं। जो कठिनाई है वो ये है कि जो छोटे और सीमांत किसान हैं, उन्हें जानकारी भी सबसे कम है। तो आपको कहीं ना कहीं उनको एजुकेट भी करना होगा। मुझे जो चीज़ लगती है कि दो चीज़ें हैं कि आप कैसे वो इसका इम्पैक्ट कम कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि उनको अपनी जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। जो दूसरी जो फसलें वो उपजाते रहे हैं, उसमें उन्हें चेंज करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ जो करनी पड़ेगी कि कृषि के इतर जो दूसरी कृषि से आधारित या कृषि पे से जुड़ी हुई जो दूसरी गतिविधियां हैं, व्यावसायिक गतिविधियां हैं, हॉर्टिकल्चर, अग्रसर होना पड़ेगा। हाँ, हॉर्टिकल्चर हो गया, डेयरी हो गई, जो दूसरी कैटल रियरिंग या बाकी जो पोल्ट्री है, इस तरह की गतिविधियों में भी उन्हें संलग्न होना होगा। क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि उनका इनकम जो अफेक्ट होता है इन सारी चीज़ों की वजह से, वो उसका प्रभाव काफ़ी घातक है। और आप देख लें कि एक तरफ हम बात करते हैं कि कृषि में जो मजदूर थे उनकी संख्या कम हो गई, बट दूसरी बात ये भी है कि जो कृषि जो है अपने आप में व्यवसाय के रूप में बहुत ही घाटे का सौदा हो गया है। तो आप और जब तक और इतनी बड़ी आबादी को आप दूसरा कौन सा साधन दे सकते हैं जीविकोपार्जन का? जी। तो ये एक गंभीर समस्या है और ये एक सामाजिक समस्या है, ये सिर्फ कृषि की समस्या नहीं है। तो इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है। और मुझे ये लगता है कि ये 2-3 चीज़ें हैं कि सिस्टमिक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एडिशनल और हॉर्टिकल्चर टाइप्स बिजनेसेस, और जो एक इकोसिस्टम है जो बना हुआ है, हमें उस पर भी देखना होगा कि वहाँ पे हम क्या परिवर्तन लाएं कि जो बाकी चीज़ें हैं जो हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से लेकर के दूसरी गतिविधियों में संलग्न होने की बात करते हैं, वो हम कैसे कर सकते हैं। वो इतना आसान नहीं होगा, बहुत कठिन है। सो सर, आई एम श्योर, मतलब आसान तो कुछ भी नहीं है जीवन में, बट हमारे छोटे किसान सस्टेनेबल फार्मिंग या प्रॉफिटेबल फार्मिंग की तरफ कैसे आगे बढ़ें? इज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन द ओनली आंसर, या किसी तरह का टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, कोई मैकेनाइजेशन, इस तरह का कुछ अगर आप और रोशनी डालें इस मसले पे तो अच्छा रहेगा। वो हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है। जैसे आप ड्रिप इरीगेशन देख लें, या फिर जो सोलर इक्विपमेंट्स हैं जो एग्रीकल्चर को हैंडल करते हैं, वो ऑलरेडी हो रहे हैं। गवर्नमेंट अपने स्तर पे काम कर रही है, गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं वो भी काम कर रही हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट अभी तक बहुत ही लिमिटेड है। बहुत लिमिटेड है। आप अगर ड्रिप इरीगेशन की ही बात करें तो जो उससे रिलेटेड आंकड़े हैं, वो देयर इज़ नथिंग टू बी प्राउड अबाउट देम। सो काफ़ी काम उसमें किया जाना बाकी है। उसी तरह से जो सोलर इक्विपमेंट्स की बात है, जहाँ पर कि हम मैकेनाइजेशन को बढ़ा सकते हैं जिसके जरिए, वो भी अभी बहुत बहुत लिमिटेड रूप से हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि जो छोटे किसान हैं वो इसको उनके पास क्षमता नहीं है इसका व्यय वहन करने की। तो क्या करें वो? तो आप उसमें आपको सरकार उसके लिए सब्सिडी भी दे रही है, ऋण उपलब्ध कराने की कोशिश हो रही है, बट ये सारे उपाय जो हैं, सारे जो काम हो रहे हैं, अभी भी पर्याप्त नहीं है। तो उसमें मेरा ख्याल है नई तरीके से आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जो कहा जाता है वो करने की ज़रूरत है। फार्मर कलेक्टिव्स को ज़्यादा एम्पावर करने की ज़रूरत है। उसकी बात हम लोग आगे भी करेंगे, लेकिन मुझे अभी तक ये लगता है कि जो एक आमूल चूल परिवर्तन की बात हम कृषि में करते हैं, उसकी बड़ी आवश्यकता है। जी सर, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात बोली कि कैसे फाइनेंसिंग, मतलब एक छोटा किसान आज के डेट में जो उसके पास संसाधन हैं वो सीमित हैं,
बट वो अपने अगर वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में जाना चाहे या कोई एडिशनल नया बिजनेस करना चाहे, जैसे आप हॉर्टिकल्चर रिलेटेड बिजनेस बोल रहे थे, तो वो अपने फाइनेंसिंग कहाँ से, मतलब वो पैसे कहाँ से आएंगे? क्या सरकार की कोई ऐसी पॉलिसीज़ हैं, कोई ऐसी वेबसाइट जहाँ पे वो जाके चेक कर सके, जहाँ पे उसे क्या क्या सरकार से सुविधाएं मिल रही हैं, या कोई प्राइवेट संस्थाएं हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हो जिससे हमारे छोटे किसानों को लाभ मिल सके? सर, इसमें कुछ रोशनी डालेंगे तो बहुत बेहतर होगा सर। बिल्कुल। तो जैसे अभी सरकार ने, आपने सुना भी होगा कि जो उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम था एसएमईज के की लेंडिंग के लिए, उसमें उसकी सीमा उन्होंने 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है। लेकिन उसका दायरा अभी भी सीमित है, बहुत ही सीमित है। तो अब उसमें यह है कि जो बैंक्स हैं वो तो दे ही रहे हैं, साथ में बहुत से जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं या फिर जो एनबीएफसीज हैं वो ये कर रही हैं, ये काम लेंडिंग का काम बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। माइक्रो फाइनेंस कंपनीज काफ़ी समय से कर रही हैं। हालांकि माइक्रो फाइनेंस के जो लोन की सीमा है वो बड़ी छोटी है, 75,000 रुपये तक है। लेकिन जो एसएमईज की को जो लोन मिल रहे हैं, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड, वो थोड़े बड़े हैं। और मेरा ख्याल है उनका भी जो नेटवर्क है फिनटेक की वजह से वो बढ़ रहा है। तो वो साधन भी उपलब्ध हैं। मुद्रा तो है ही, मुद्रा के बारे में सब लोग जानते हैं। उसके अलावा वो CGTMSE से भी कवर्ड है, उसमें गारंटी है। तो ये गवर्नमेंट की स्कीम है, उसमें काम हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इससे भी ज़्यादा जो NBFC इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, SME लेंडिंग में, हमें उनके बारे में भी देखना चाहिए। और वो बड़े कॉम्पिटिटिव रेट्स पे ऋण दे रहे हैं। अगर सिक्योर्ड लोन है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है, अनसिक्योर्ड में थोड़ा ज़्यादा ज़रूर है। लेकिन मेरा ख्याल है जो उस स्तर पर जिस तरह की प्रोडक्टिविटी हम कर पा रहे हैं, तो उस लिहाज से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं। माइक्रो फाइनेंस का रेट तो ज़्यादा है, हम जानते हैं 26% तक जाता है, 27 भी जा जाता है। लेकिन वहाँ पर ये है कि चूँकि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वहाँ पर है वो इतना है कि दैट कैन टेक केयर ऑफ 26% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन कुछ गतिविधियों में ऐसा नहीं होगा, 26% ज़्यादा होगा। तो वहाँ पर सिक्योर्ड लोन जहाँ भी मिल रहा है वो उसका फ़ायदा लोगों को उठाना चाहिए। तो एक्सेस कैसे करें? मतलब एक छोटा किसान, जो ये काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जो आपने बताई, फार्मर एक्सेस कैसे करे? मतलब वो पहुँचे कैसे उस स्कीम तक? ऐसे बैंकों में जाएंगे, उन्हें बोला जाता है नहीं उस तरह से मदद मिल पाती है। फिनटेक, आपने बहुत अच्छा बोला, फिनटेक आज के डेट में बहुत अग्रसर है, बट एक्सेस कैसे मिले इस छोटे किसान को? ये एक समस्या है और बड़ी समस्या है। इस पर काम हो भी रहा है लेकिन प्रगति धीमी है। मुझे ये लगता है कि किसान, खास करके जो बड़े लोन, बड़ी जो NBFCs हैं या बैंक्स हैं, अगर आप शुद्ध रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनके लिए किसान एक रिस्की मतलब कस्टमर है। रिस्की कस्टमर। तो उसका उपाय ये है कि जो फार्मर कलेक्टिव्स हैं या कोऑपरेटिव्स हैं या जो FPOs हैं, उनके जरिए भी काम करें। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि किसान की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। उनको जो लोन की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो कि उसको सपोर्ट करते हैं। और एज ए कलेक्टिव जब आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है तो आप कम इंटरेस्ट रेट पर वही लोन उपलब्ध करा सकते हैं अपने सदस्यों को। तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे 12,000 FPO हैं इस देश में और लक्ष्य है कि 20,000 अगले 4-5 वर्षों में ये हो जाएंगे। 20,000 भी पर्याप्त होंगे या नहीं मैं नहीं जानता। बट एक और उसमें चिंता की बात है कि जो उनकी गुणवत्ता है, जो FPO बने हैं या उनका जो एम्पावरमेंट का लेवल है वो अभी भी बड़ा सीमित है। उसमें भी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। चीज़ें बदल रही हैं धीरे धीरे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसानों को वाकई एम्पावर करना है तो बैंक्स के लिए सीधे किसान से डील कर पाना या किसी NBFC के लिए सीधे किसान से डील कर पाना कठिन है। उसका कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, कॉस्ट ऑफ इंगेजमेंट काफ़ी हाई होगा। तो उस लिहाज से अगर FPO के जरिए काम किया जाए तो ये दोनों के लिए फ़ायदे की बात होगी, किसान के लिए भी और बैंक के लिए भी, क्योंकि बैंक का ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है फिर। प्लस वो एक समूह है, कलेक्टिव है, एम्पावर्ड है, उसका वो प्रोफेशनली मैनेज्ड है। और जहाँ प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं है वहाँ पर बैंक्स बहुत ही अनकम्फर्टेबल है, नहीं देते हैं लोन। NBFCs को दिक्कत होती है।
तो एक छोटा किसान, आप जैसे आप सुझाव दे रहे हैं, एफपीओ से जुड़ना या किसी कोऑपरेटिव से जुड़ना उसके लिए एक रास्ता हो सकता है, जहां पे वो अपनी ये जो बार्गेनिंग पावर के साथ साथ जो उसको फाइनेंसिंग चाहिए उसमें उसको मदद मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। ओके ओके सर, एक छोटा किसान, क्योंकि हम वेरिएबिलिटी ऑफ इनकम से भी डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे उसकी इनकम आज के डेट में स्टेबल नहीं है किसी एक छोटे फार्मर की। डज डेयरी, मतलब जो एक डेयरी की स्थापना है एक परिवार में, क्या वो छोटा किसान एक डेयरी स्थापित करके अपनी आय बढ़ा सकता है? मतलब इज इट अ फिजिबल सॉल्यूशन? फिजिबल, मतलब मैं ये कहूँगा कि फिजिबल तो है ही, इसकी बड़ी ज़बरदस्त आवश्यकता है। ओके। आप अगर डेयरी का प्राइस देखें, दूध की कीमतों को देखें पिछले 10 वर्षों में, तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो फूड इन्फ्लेशन जिस कमोडिटी पे इफेक्ट हुआ है वो डेयरी है। और उसकी वजह बड़ी साफ है कि डिमांड बढ़ा है, डेयरी का डिमांड बढ़ा है, लोगों का इनकम लेवल जैसे जैसे ऊपर गया है तो लोग बेहतर क्वालिटी की मांग करते हैं। और बेहतर क्वालिटी की जब मांग करते हैं तो डेयरी इज़ ऑन टॉप ऑफ दैट। इंडिया इज़ प्रीडोमिनेंटली अ वेजिटेरियन कंट्री, मतलब जो नॉन वेज खाने वाले भी हैं वो डेयरी कंजम्पशन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में डेयरी की कीमतें बढ़ी हैं। तो वैसी स्थिति में, और डेयरी की एक और बड़ी अच्छी बात है जो हम लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं कि जो बाज़ार जो कीमत पे करता है डेयरी के प्रोडक्ट्स के लिए, उसका तकरीबन 75 to 80% वो किसानों तक जाता है। वाह। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, आप किसी भी दूसरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में ये नहीं देखेंगे। गिवन दैट मिल्क इज ए पेरिसेबल कमोडिटी एंड द काइंड ऑफ कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर इट रिक्वायर्स, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप जो कंज्यूमर जो प्राइस पे कर रहा है उसका 3/4 से भी ज़्यादा आप किसानों तक पहुंचा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो उस लिहाज से डेयरी की मतलब अंडरस्टेट नहीं किया जा सकता है इसकी महत्ता को। तो मेरा ये मानना है कि डेयरी की ज़रूरत है, बट कुछ समस्याएं भी हैं। तो पहले मैं अच्छी बात बताता हूँ कि डेयरी से फ़ायदा क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक स्टेबिलिटी देता है आपको, रेगुलर इनकम। हाँ, क्योंकि अदरवाइज कृषि में आप जानते हैं कि सीजनलिटी होती है। आप अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी जाते हैं, ऐसी चीज़ों की खेती करते हैं जिनसे रेगुलर फल आते हैं, हर फल की एक सीजनलिटी है। आम की सीजनलिटी है, आप जानते हैं कि 3 से 4 महीने आम का फसल आता है। कोई भी दूसरी जो भी फसलें हैं उसमें वो सीजनलिटी का एलिमेंट है। डेयरी में ये नहीं है। डेयरी में आप अगर आपने उनके साइकिल को मैनेज कर लिया तो सालों भर आपको एक सतत इनकम, कंटिन्यूअस इनकम मिलता रहेगा। और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो हम माइग्रेशन देखते हैं, रूरल माइग्रेशन, ये बहुत बड़ी समस्या है। आप देख लें, आप दिल्ली में, बम्बई में बहुत व्यापक पैमाने पर माइग्रेशन हो रहा है और लोग छोटे मोटे से लेकर के बिल्कुल ही अनस्किल्ड लोग आ जाते हैं और उनको फिर जो नौकरी मुहैया कराना एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आपको कहीं ना कहीं इसको एड्रेस करना होगा और डेयरी मेरे ख्याल से इसका बहुत अच्छा तरीका है। समस्या ये है कि जो हमारी डेयरी की प्रोडक्टिविटी है वो ग्लोबल एवरेज की आधी है, तकरीबन आधी से थोड़ी ज़्यादा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो अब इसका क्या उपाय है? उपाय यही है कि आप जहाँ पर भी इंटरवीन कर सकते हैं। अगर डेयरी का वैल्यू चेन देखें आप, डेयरी का वैल्यू चेन कहाँ से शुरू होता है? कैटल से, कैटल की कीमतों से, फिर उनके चारे की कीमत से। जो चारा वो खाते हैं उसी के आधार पर उनकी प्रोडक्टिविटी, दूध की गुणवत्ता आती है, प्रोडक्टिविटी आती है। अगर आप उस लेवल पर कुछ एड्रेस कर पाते हैं, उस समस्या को एड्रेस कर पाते हैं कि उनकी जो फीड है उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाए, तो फीड की क्वालिटी अच्छी हो जाए तो जाहिर सी बात है कि दूध की गुणवत्ता अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, तो वो इस समस्या को बहुत बड़े तरीके से एड्रेस कर लेगा। जी सर, सरकारी आंकड़े कहते हैं कि हरे चारे की जो डेफिसिट है इंडिया में 35% तक है। मतलब क्योंकि हरा चारा एक कैटल के लिए, मतलब हमारे जो पशु हैं या गौ हैं उनके लिए वो मेन आहार है, जिससे वो दूध की प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना हरा चारा जाएगा उतना दूध का इंक्रीमेंट होगा। ये जाहिर बात है और इंडिया के आंकड़े कहते हैं कि डेफिसिट है। सो कैन हाइड्रोफोनिक्स बी ए गेम चेंजर इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोफोनिक्स ग्रीन फॉडर? क्या ये गेम चेंजर हो सकता है क्योंकि वो सस्टेनेबल भी है, इट इज़ नॉट हाई ऑन वाटर कंजम्पशन और जगह भी बहुत कम लेता है? कैन इट बी ए गेम चेंजर इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम?
नहीं, हम लोग एक कदम आगे बढ़ गए हैं। गेम चेंजर Okay. तो है ही, हम्म इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम्म गेम चेंजर तो हम तब कहते हैं जब इसकी प्रामाणिकता हमें नहीं होती। अब तो प्रामाणिक हो चुके हैं ये जी। चीज़, तो इसे करना ही है। लेकिन वो है कि अब आपको इसको कैसे किया जाए। ऑब्वियसली आप रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की कमी नहीं है इस देश में। True. लेकिन जो इसको सेटअप करने का कॉस्ट है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कोई संस्था इसके लिए ऋण प्रोवाइड कर पाए, जो जिसकी बात हम लोग अभी कर रहे थे, जी वो एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो फार्मर कलेक्टिव्स हैं वो आगे आएँ, वो इस चीज़ को टेकअप करें। क्योंकि ये, जैसा कि मैंने कहा कि किसानों के लिए ये एक सतत आय का स्रोत हो सकता है जहाँ भी है ये है। तो एफपीओज आगे आए और वो इसको, क्योंकि एफपीओज के लिए वो जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है और उनके लिए लोन हासिल करना भी आसान है। सही तो बात। वो मेरा ख्याल है कि ये गेम चेंजर तो हम एक कदम आगे बढ़ गए हैं, हमें इसकी अब ज़रूरत है, अब बिल्कुल तत्काल ज़रूरत है। मतलब हम इसके लिए 5 साल इंतज़ार नहीं कर सकते, हमें अगले साल 2 साल 3 साल के अंदर इस काम को कर लेना होगा। अन्यथा हमारा जो प्रोडक्टिविटी का लेवल है वो रहेगा, वो अगर इस तरह के परिवर्तन नहीं आए, जो बेसिक परिवर्तन है वो नहीं आए जी, तो अंततोगत्वा होना ये है कि जो कृषि है उसकी जो वायबिलिटी है, डेयरी है उसकी वायबिलिटी है, उस पर असर पड़ेगा जी। और वो अच्छा नहीं है। वो ना तो इकोनॉमी के लिए अच्छा है, ना किसान के लिए अच्छा है, ना कंज्यूमर के लिए अच्छा है। आप देखते जाएं हमारा जो डिमांड है, जिस तरह का प्रोजेक्शन है हमारे प्रोटीन रिक्वायरमेंट का, वो अगले 5 साल में दुगना से ज़्यादा हो जाएगा। और वो कहाँ से फुलफिल होगा? डेयरी बहुत बड़ा सोर्स है उसका जी। और वो अगर हम नहीं कर पाए, डेयरी की प्रोडक्शन हमारा नहीं बढ़ा, तो हमको अल्टीमेटली स्थिति ये आ जाएगी कि हमको डेयरी फिर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। जी, इकोनॉमी की 5% जो जीडीपी की हमारी है वो डेयरी से आती है सर। मतलब इतनी हाईली डिपेंडेंट इकोनॉमी है हमारी डेयरी पे। और वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क बाय ए गुड मार्जिन, एंड येट वी आर एट हाफ द प्रोडक्टिविटी despite being half the despite having that kind of productivity, we are the largest milk producer. yes and उसका असर आप देख लें हमारे एक्सपोर्ट्स पे बहुत कम है। जिस तरह के हमारा प्रोडक्शन है ग्लोबल लेवल पर, उस लिहाज से हमारा एक्सपोर्ट मार्केट में हमारी कोई भागीदारी नहीं है। तो ये एक ऐसा चीज़ है जिस पर हमें तत्काल ध्यान देना होगा। और जो पॉलिसी हैं, हालांकि पॉलिसी लेवल पर कई तरह से काम कर रहे हैं, मार्केट एक्सेस से लेकर के उनकी गुणवत्ता, जो कैटल की गुणवत्ता है उसको सुधारने की पर काम हो रहा है, लेकिन चारे पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है जी। और मेरा ख्याल है पॉलिसी लेवल पर भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जी सर, इसमें शून्य एग्रीटेक जो हमारे इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर भी हैं, उन्होंने एक उत्तीर्ण कदम उठाया है हाइड्रोपोनिक हरे चारा उगाने की सर। मतलब पूरे देश में 365 दिन हाइड्रोपोनिक हरा चारा हमारे गाँव में उपलब्ध कराने का एक बहुत अच्छा काम हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। सो उम्मीद है ये जो हम चारे की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएंगे। सो कमिंग बैक, वैल्यू एडिशन की जो हम बात करते हैं सर, छोटा एक हमारा जो किसान होता है, कैसे वो अपने जो प्रोडक्शन है, जो अपनी एग्री आउटपुट्स हैं, उसमें क्या वैल्यू एडिशन करे सर, जिससे उसकी जो अनसर्टेनिटी है जीवन में थोड़ी कम हो पाए। तो एक तो जो आपने कहा कि डेयरी है, वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ आप देखें कि हमने एग्रीकल्चर में पिछले 50 सालों में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो इतिहास है, 50 सालों में हमने क्या क्या हासिल किया है। तो सबसे पहले तो हमने जो अच्छी चीज़ें हासिल की हैं वो ये है कि हमारी जो आत्मनिर्भरता है अन्न पे के मामले में वो बढ़ गई है। सही बात। साथ में जो हमारा हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन है वो भी बढ़ा है। तो प्रोडक्शन बढ़ा है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है, लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ी है जो ग्लोबली बढ़नी चाहिए। तो उसका नतीजा ये हुआ है कि हमारा जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो छोटे किसानों के लिए सस्टेनेबल नहीं है। आप देख रहे हैं किसान जो खास करके सीमावर्ती किसान हैं, वो धीरे धीरे वो कृषि छोड़ेंगे। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि हमें इतने ज़्यादा किसानों की ज़रूरत नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन उनके लिए, जो लोग कृषि छोड़ रहे हैं, उनके लिए एक सम्मानजनक व्यवस्था भी तो होनी चाहिए, वो नहीं है। और वो हो, इसके लिए ज़रूरी है कि जो मैंने पहले बातें कही कि आप उनको ऋण के साधन उपलब्ध कराएं, उनको ट्रेन करें, उनको मार्केट मुहैया कराएं, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पर समस्या ये आ जा रही है कि जो
समस्या की व्यापकता है, जो इसका स्केल है प्रॉब्लम का, उस लिहाज से जो सॉल्यूशन आ रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है और हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है इसको एड्रेस करने का। तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी करनी पड़ेगी और ख़ास करके मुझे लगता है कि इस तरह की समस्याओं को सिर्फ सरकार के भरोसे छोड़ने की या सरकार से ये उम्मीद करना कि वो सारी समस्याओं का समाधान कर दे, यह भी फेयर नहीं है। कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर हालांकि अपना काम कर रही है, लेकिन और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। सरकार का काम मेरे ख्याल से ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी लेवल पर इंटरवीन करें, जैसे कि हमने बात की कि ऋण मुहैया कराने, ऋण मुहैया, इजी एक्सेस टू क्रेडिट, ट्रेनिंग एंड नो हाउ, पता चल रहे कि हाँ ये मिल रहा है, ये उपलब्ध है, सरकार ने हमारे लिए पॉलिसी बनाई है। जी, तो वो एक चीज़ है। मैं एक चीज़ और कहूँगा कि जो अच्छी चीज़ें हुई कि अधिक अन्न उपजाऊ का जो एक आंदोलन आया था ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान, तो ये सारी चीज़ें तो अच्छी हुई, लेकिन जो एक बड़े पैमाने पर जिसमें सबसे ज़्यादा इंडिया ने अच्छा काम किया है वो है स्पाइसेस। अगर आप देखें ग्लोबल ट्रेड में हमारी हिस्सेदारी वो 20% की है स्पाइसेस में। बहुत बड़ी बात है ये आप, लेकिन स्पाइसेस का प्रोडक्शन कहाँ पर है? सही बात है। आप अगर देख लें जो आपका सबसे फर्टाइल लैंड है, जो गैंजेटिक प्लेन है, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर स्पाइसेस का जो प्रोडक्शन है इज नेक्स्ट टू जीरो, मतलब बहुत कम है। स्पाइसेस प्रोड्यूस होते हैं जो चिली, मिर्ची है, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका काफ़ी हद तक, हल्दी, टर्मरिक, उड़ीसा, आंध्रा, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट वगैरह में होता है, कर्नाटक में होता है। आप जिंजर देख लें, पूरे गैंजेटिक प्लेन में कहीं नहीं है। आप क्यूमिन जो जीरा कहा जाता है, राजस्थान और गुजरात में होता है। कोरिएंडर, धनिया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन राज्यों में हो रहा है। तो जो सबसे जो उपजाऊ क्षेत्र है आपके देश का, वहाँ से स्पाइसेस बिल्कुल नहीं आ रहा है, जबकि 20% एक्सपोर्ट्स का इसके बावजूद हम कर रहे हैं ग्लोबली। और वहाँ पर काफ़ी जो चूँकि वहाँ पर एक इकोनॉमिकली वायबल मॉडल बन गया है, तो वहाँ पे हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, जो हमारा स्केल है वो भी बढ़ा है, प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी काम भी हो रहा है। तो वो तो अच्छी चीज़ है, लेकिन आप ये देख लें कि इसका फ़ायदा जो हमारे देश का जो सबसे उपजाऊ इलाका है, क्षेत्र है, वहाँ उसका योगदान शून्य के बराबर है। आपने जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करी थी, आई थिंक इसी पर स्पाइसेस कैन प्ले अ की रोल कि हाँ, जैसे उसकी कमाई भी बढ़ती है क्योंकि स्पाइस महंगा भी है, बिल्कुल फॉर दैट मैटर। नहीं, और एक्सपोर्ट मार्केट है, एक्सपोर्ट मार्केट आपका डोमेस्टिक डिमांड सप्लाई पे डिपेंडेंस नहीं है। तो कोई भी चीज़ जहाँ पर कि आपको एक्सपोर्ट मार्केट मिल जाता है, वहाँ पे जो प्राइस का प्रीमियम है वो जाहिर तौर पे काफ़ी बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा। सही बात है। हल्दी को देख लें, एक उड़ीसा में अगर कोई किसान हल्दी उपजाता है तो उसे 1 किलो की कीमत कितनी मिलती है? 80, 90, 100 रुपये तक मिलती है। और आप एज ए कंज्यूमर जो खरीद रहे हैं अभी हल्दी पाउडर खरीद रहे हैं, आप उसकी कीमत देख लें। सही बात है। तो काफ़ी बड़ा गैप है। और फिर आप इसको जब एक्सपोर्ट कर देते हैं, हालांकि एक्सपोर्ट के अपने चैलेंज शायद और भी बढ़ जाता है, तो वहाँ पर जो हमारे लिए एक आय बढ़ाने की जो हम बात करते हैं किसानों की, तो इस तरह की चीज़ें जो बड़ी, मतलब मेरे ख्याल से कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सीधी सी बात है, मामूली सी बात है। आपको दिख रहा है कि एक क्रॉप है जहाँ पर कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप उसके लिए करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्पाइस में कोई एक चीज़ कर लें या 3 चीज़ कर लें। आप ज़रूरत के जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसके मुताबिक आप क्षेत्रों का चयन करें और वहाँ पे उनको बढ़ावा दें। जी, वहाँ पर मेरा ख्याल है कि उसमें प्राइवेट सेक्टर काफ़ी एक रोल है। ओके। लेकिन मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा बड़ी बात होगी कि अगर इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से एड्रेस किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके सर, जब वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या एक तरीका हो सकता है? जैसे एक छोटा किसान अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाए, इज़ इट ए सस्टेनेबल मॉडल फॉर हिम? मतलब क्या उनसे वो आगे बढ़ सकते हैं? थोड़ा सा यहाँ पर ये कहूँगा कि देखिए, ऑर्गेनिक का जो स्टैंडर्ड्स हैं वो काफ़ी कठिन है सही। और एक बारगी अगर कोई किसान, खास करके छोटा किसान, शिफ्ट करता है जो कन्वेंशनल फार्मिंग है उससे ऑर्गेनिक की तरफ, तो उसकी प्रोडक्टिविटी हिट होती है, जाहिर सी बात है। और उसको
पहले 3 साल तक तो ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता है, जो हमारे नॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उसके हिसाब से। जी। तो जाहिर सी बात है कि छोटे किसानों के लिए ये बहुत कठिन होगा, आसान नहीं होगा। तो उसका तरीका ये है कि जो POP है, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है इन चीज़ों की खेती के लिए, वो आप किसानों तक ले जाएं। जो आपके इतने बड़े कृषि विज्ञान केंद्र हैं या फिर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं, उनके ज़रिए आप जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस हैं अलग अलग क्रॉप्स के लिए, वो आप डेवलप करें, उनको किसानों तक ले जाएं। वो जो एग्री एक्सटेंशन का काम था ना, मेरे ख्याल से उसको इम्फेसाइज करने की थोड़ी आवश्यकता ज़्यादा है। उसमें सरकारें भी काम करें, प्राइवेट सेक्टर भी काम करें, तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिलेगा हमें। प्लस मे बी जो कोऑपरेटिव्स की हम बात कर रहे थे, ऐसे छोटे किसानों को जोड़ के कोऑपरेटिव या FPO बना के एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग फिर अगर इंट्रोड्यूस हो तो शायद एक सस्टेनेबल मॉडल बन सकता है। और मैं ये कहूँगा कि ऑर्गेनिक पूरी तरह से ना भी हो, आप एक जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात होती है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या होता है, आप केमिकल फर्टिलाइज़र का भी एक सीमित दायरे में इस्तेमाल करते हैं, आप बायो फर्टिलाइजर्स को एक सीमित दायरे में करते हैं, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है उसको भी उसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी हिट नहीं होती है, और जो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी बरकरार रहती है। केमिकल फर्टिलाइजर को यूज़ करने का खतरा क्या है कि आपकी अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन द सॉइल फर्टिलिटी गेट्स अफेक्टेड। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप सॉइल की फर्टिलिटी को हिट ना होने दें, उसको बल्कि बढ़ाएं। तो बढ़ाने का तरीका ये है कि लॉन्ग रन में ऑर्गेनिक करना होगा। ऑर्गेनिक आप करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा, लेकिन उसमें समय, उसका जेस्टेशन काफ़ी लंबा है। तो आप अगर चाहते हैं कि छोटे और सीमांत किसानों को भी इसमें लाएं, तो उसके लिए जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है वो आपको उस चीज़ को ध्यान में रख के करनी होगी कि उनकी जो तात्कालिक प्रोडक्टिविटी है वो हिट ना हो। और उसका तरीका ये है कि आप पैकेज ऑफ प्रैक्टिस डेवलप करें। जो जैविक खादें हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करें। केमिकल फर्टिलाइज़र आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि सॉइल में आप देख लें कि इतने सालों तक लगातार अगर खेती हुई है, मल्टी क्रॉपिंग हुई है, तो जाहिर सी बात है कि जो कृषि जो अनिवार्य तत्व होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी कमी तो आएगी ही। कार्बन लेवल जो है सॉइल का वो हिट हुआ है। आप देख लें, अगर आप सैंपल सर्वे करें तो बड़े आश्चर्यजनक रिजल्ट हैं उसके, कि जो अच्छी फर्टिलिटी के लिए जो एक लेवल ऑफ कार्बन होना चाहिए सॉइल में, करीब करीब 3%, देश में बहुत कम हिस्से ऐसे बचे हैं जहाँ पर कि उस तरह का स्तर है। तो आपको सॉइल में कार्बन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, और उसका तरीका वही है जो आपने कहा कि ऑर्गेनिक इनपुट आप बढ़ा दें, तो वो उस समस्या का समाधान वही है। लेकिन उसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है, जो कि ये है कि इमीडिएटली जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो इसमें शायद सरकार या कोई प्राइवेट संस्था अगर उस समय ट्रांजिशन में सहयोग करे तो बिल्कुल वो उसका फ़ायदा होगा, फ़ायदा होगा। और सर, जैसे किसान ने जो उत्पाद किया, आज के डेट में मार्केट एक्सेस भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली थी सर, फिनटेक ने लैंडिंग, मतलब जो उनकी फाइनेंसिंग वाली समस्या है उसको एक एज ए प्रोजेक्ट उठाया है काफ़ी फिनटेक्स ने, और वो लॉन्ग टर्म सॉल्विंग के लिए कोशिश कर रहे हैं। मार्केट एक्सेस ई-कॉमर्स के थ्रू या कोई मोबाइल ऐप्स के थ्रू, क्या हमारे छोटे किसान जुड़ सकते हैं ऐसे किसी प्लेटफॉर्म से, मोबाइल एप्लीकेशन से, जहाँ से उसको मार्केट का एक्सेस मिले, जो उत्पाद है उसको और अच्छे प्राइस पे बेच पाए? ऐसा एक्सेस मिलना संभव है सर आज के टेक्नोलॉजिकल जो इंटरवेंशंस हो रही हैं उसमें? नहीं, कई कंपनियां हैं जो ये काम आज की तारीख में कर रही हैं। मार्केट एक्सेस तो एक समस्या है ही। मेरे ख्याल से मार्केट एक्सेस को एड्रेस करने के लिए बहुत सी कंपनियां काम कर रही हैं। मुझे लगता है कि इससे भी बड़ी समस्या है नॉलेज की। जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस या फिर जो एक एग्रोनॉमिकल एडवाइजरी, जो एग्रीकल्चरल एडवाइजरी की जो बात है, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बड़ी समस्या है। तो वो एडवाइजरी की समस्या का समाधान लोग कर रहे हैं। साथ में जो मार्केट एक्सेस जो आपने कहा, वो तो बहुत पुरानी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। और मैं उसका क्या क्या उदाहरण दूं, आप देख लें अभी जो टमाटर की कीमतें हैं, प्याज की कीमतें आप देख लें कि किस लेवल पर हैं। हाँ, बहुत बड़ी और आप कंपेयर करें कि किसान को उसका कितना प्रतिशत मिल रहा है। तो बिना पॉलिटिकल हुए इस समस्या को अगर हम बिल्कुल ही निरपेक्ष तरीके से देखें, तो ये तो इसेंशियली मार्केट एक्सेस का प्रॉब्लम है किसानों का। भाई, अगर टमाटर 100 रुपये किलो बिक रहा है और किसान को 15 रुपये मिल रहा है, तो समस्या तो है, और ये मार्केट की समस्या है। ऐसा भी तो होता है, कभी 2 रुपये भी मिल रहे होता है टमाटर की, लागत भी ना उठ रही होती है। तो वो मार्केट एक्सेस की समस्या हुई या नॉलेज की समस्या कि हमें क्या उगाना है? नहीं, नॉलेज की समस्या नहीं है।
ये तो है कि जो मार्केट की विसंगति है, ये उसकी समस्या है, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। ओके। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इस अर्थ में कि आप अगर भाई प्रोडक्शन, किसान तो प्रोडक्शन ही करेगा ना। किसान को प्रोडक्शन आता है, उसने अच्छा प्रोडक्शन किया। अब आप उसका डिसइंसेंटिव ये है कि जब उसने ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया, बेचारे को कीमत नहीं मिलती है। तो आपने फार्मर को तो पूरी तरह से जो इंसेंटिव मिलना चाहिए था अच्छे प्रोडक्शन के लिए, अच्छे काम के लिए, वो उससे बेदखल कर दिया। तो ये समस्या है, ये तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। मार्केट एक्सेस हम दे पाते किसी तरह का, जैसे आपने एक्सपोर्ट्स की बहुत अच्छी बात कही। नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि अगर उसको स्टोरेज कैपेसिटी फैसिलिटी मिल जाए। ओके। आप अगर एफपीओज को इतना एम्पावर कर दें कि उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी हो जाए, तो ये समस्या वैसे ही समाधान हो जाएगी। वो अगर स्टोर कर लें, अब टमाटर है, पेरिसेबल है, आपने उसका हार्वेस्ट किया और 1 महीने तक वो नहीं बिका, तो वो तो फेंकना पड़ेगा। तो हमने देखा है कि नासिक में ऐसे खेत देखे हैं जहाँ पर कि एकड़ों की फसल टमाटर की हुई है और वो किसानों ने उसको हार्वेस्ट भी नहीं किया, क्योंकि कीमतें इतनी कम थीं कि वो हार्वेस्ट करने का खर्चा उनका नहीं निकल रहा था, उन्होंने छोड़ दिया। ये कोई मैं मतलब कहीं सुनी बात नहीं है, अपनी आंखों से देखा है मैंने। तो ये समस्या तो है, बड़ी समस्या है ये, और दुखद है कि भाई किसान को अगर अपनी फसल खेत में छोड़ देनी पड़ रही है, क्योंकि इतनी भी उसको लागत नहीं मिल पा रही है। दुखद स्थिति है। तो इसका तरीका ये है कि एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ये। इसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना होगा, आपको किसानों को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपको बेसिकली स्ट्रक्चरल लेवल पर इसको एड्रेस करना। एंड परहैप्स इंटीग्रेशन, जो मार्केट एक्सेस के हम बोल रहे हैं, मोबाइल ऐप्स आ गए हैं या ई-कॉमर्स काफ़ी एक बड़ा सेक्टर उभर रहा है, फार्मर्स को उनके साथ जोड़ना शायद एक तरीका हो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दिल्ली के व्यापारी को या कलकत्ते के व्यापारी को ये पता चल जाए कि नासिक में फसलें नहीं तोड़ी जा रही हैं और वहाँ पे कीमत 2 रुपये मिल रही है और लागत और किसान 15 रुपये में बेचने को तैयार है, ये नॉलेज भी नहीं है। समस्या यहाँ पर है कि जो वहाँ के व्यापारी हैं उनको ये भी नहीं पता था कि वहाँ पर फसलें नहीं हार्वेस्ट हो रही हैं इस वजह से। अगर उन्हें ये पता चल जाए, नॉलेज मिल जाए, तो मार्केट इज़ स्ट्रांग इनफ टू टेक केयर ऑफ दिस प्रॉब्लम। लेकिन नहीं है, वही समस्या है कि ये इस बात की का जिक्र तक नहीं होता है। तो दुखद है, लेकिन मेरा ख्याल है इसका समाधान है कि आपने बात कही कि कई सारे ऐप आ गए हैं, कई सारी कंपनियां प्राइवेट सेक्टर में इस चीज़ पर काम कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं। और आपने कई कंपनियां, आप अगर गूगल पे जाएं तो उन कंपनियों के नाम आएंगे, आपको पता चल जाएगा। ऐसी कंपनियों में जो वीसीज हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं, वो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। ओके। तो ऐसा नहीं है कि इन समस्याओं पर लोगों की नज़र नहीं पड़ी है और लोगों को वहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ी है और लोग उसको एड्रेस करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसी समस्या है जो कि एक दिन में सॉल्व नहीं होगी, और साथ में इसको पॉलिसी लेवल पर भी एड्रेस करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो ये चूँकि एक इकोसिस्टम की समस्या है, तो इसको इकोसिस्टम के लेवल पर ही एड्रेस करना पड़ेगा। सिस्टमेटिक अप्रोच रखना। राइट सर, बहुत सारी चीज़ें आज आपने हमारे साथ साझा करी। एक जो हम बोलते हैं कि फ्यूचर, व्हाट डज़ द फ्यूचर बिहोल्ड, एक जो छोटा किसान है उसके लिए आज की डेट में भविष्य को वो अपने कैसे सुधारे, मतलब उसके लिए आप क्या ट्रेंड्स देख रहे हैं, और एक फार्मर कैसे उसको पकड़ ले, कैसे अडॉप्ट करे कि चलो ये नई चीज़ आज हमने सीखी, इसको पकड़ते हैं जिससे हमारा भविष्य और उज्जवल होगा। ऐसा आप कोई फ्यूचर ट्रेंड जो आपको दिख रहा हो? पूरी आप तो इतना देश विदेश घूमे हो और पूरे देश में आपकी इतनी चर्चा रहती है लोगों से, सो एनी फ्यूचर ट्रेंड जिसको आप लगता है कि छोटा किसान उसको मतलब जान पाए आपसे और उसको यूज़ कर पाए अपनी ज़िंदगी में? मुझे ये दिख रहा है, मुझे जो समझ में आ रहा है कि जो भी प्राइवेट कंपनियां इस क्षेत्र में आ रही हैं, वो जो एक नॉलेज मैनेजमेंट है, जो नॉलेज एक्सटेंशन है, वो बढ़ेगा उनके आने की वजह से। और ये एक्सटेंशन का कार्य जो आज तक सरकारों के जिम्मे था, वो सरकारें भी करेंगी उसको, लेकिन वो उससे निकल करके काफ़ी हद तक प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां उसमें काम करेंगी। उसका किसानों को ये फ़ायदा होगा कि नॉलेज जो है वो डेमोक्रेटाइज हो जाएगा, जो कि बहुत बहुत क्रांतिकारी काम होगा। अगर लोगों को जानकारी मिल जाती है और आसानी से मिल जाती है, तो इस देश में इतनी जो एक कहा जाता है ना कि एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी है,
वो तो ज़बरदस्त है। वो मैं तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी भी मुल्क में इस तरह की एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी आपको आज की तारीख में देखने को मिलेगी। तो ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। ये एक चीज़ होगी कि लोगों का जो डिपेंडेंस ऑन जो कहा जाता है ना कि ग्रेन क्रॉप्स हैं उस पर कम होगा। ओके। उसकी ज़रूरत भी है। हमें इतने ज़्यादा धान या इतना ज़्यादा गेहूं की उपज की आवश्यकता नहीं है। विच इज वेरी इंटेंसिव, मतलब जो अपने वेरी कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव, वाटर इंटेंसिव, हर तरह से। और उसका नतीजा आप देख रहे हैं। आप इन चीज़ों की खेती करके आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे पाएंगे। दूसरी चीज़ ये भी होगी कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी धीरे धीरे कम होगा। अच्छा। वो मुझे लग रहा है, क्योंकि चीज़ें जो एक आपने देखा है, आप मकई के एक उदाहरण देख लें। मेज़ में हमारा जो प्रोडक्शन है बढ़ा है, और क्योंकि वो इसलिए बढ़ा क्योंकि हमारे पास सही तरह के इनपुट आ गए। ओके। और वो नई ज्योग्राफी में जा कर के उसका इस्तेमाल हुआ और उसका फ़ायदा हुआ। हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ा, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हुई है। तो ये चीज़ें होंगी। लोग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी करेंगे, लोग नई फसलों को की तरफ जाएंगे, जो कन्वेंशनल क्रॉप्स हैं उस पर डिपेंडेंस कम होगा। तो ये 3-4 चीज़ें तो मुझे दिख रही हैं कि होगा। साथ में जो प्राइवेट सेक्टर का इंगेजमेंट है इस सेक्टर में वो बढ़ेगा। और जो मैं काफ़ी हद तक आशान्वित हूँ इस बात को लेकर के कि एफपीओ का इंगेजमेंट विथ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, वो एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं काफ़ी आशान्वित हूँ उसको लेकर के। क्योंकि अगर इस देश में माइक्रो फाइनेंस वर्क कर सकता है, 1999 2000 के पहले लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि माइक्रो फाइनेंस इतना सक्सेसफुल होगा। तो अगर वो सक्सेसफुल हो सकता है, और कितने साल लगे, 10-15 साल लगे उसको पूरे देश में फैलने में जी। और ठीक है, वो अपने साइकिल से गुजरा है, वहाँ पर भी एनपीए क्रिएट हुए हैं, लेकिन वो उस सेक्टर की समस्या है, वो सेक्टर उस समस्या का समाधान करके निकल जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि एफपीओज भी इस देश में एम्पावर होंगे अगले 5-10 वर्षों में। उनका इंगेजमेंट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के साथ बढ़ेगा, और उनका इंगेजमेंट जो होगा वो सिर्फ प्रोडक्शन के लेवल पर नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो प्राइमरी प्रोसेसिंग का काम है उसमें एफपीओज की जो भागीदारी जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हैं वो एफपीओज के माध्यम से छोटे किसानों तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। और उसका जो ये है जो एग्रीगेशन की समस्या है वो काफ़ी हद तक उससे एड्रेस हो जाएगी। एग्रीगेशन जो मार्केट एक्सेस में एक बार्गेनिंग पावर भी लेके आएगा। बहुत बड़ी बात है, वो बहुत बड़ी, और उससे काफ़ी परिवर्तन होगा। तो मैं तो काफ़ी आई एम एन इटर्नल ऑप्टिमिस्ट। तो मेरा ये मानना है कि ये अगले 5 से 10 सालों में हमें ये देखने को मिलेगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ेगा, एग्रीगेशन बढ़ेगा, जो एफपीओ का इंगेजमेंट विथ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है वो बढ़ेगा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा, जो एग्रीकल्चरल एक्सेस टू क्रेडिट है खास करके एग्रीकल्चर के फील्ड में वो बढ़ने वाला है। वो काफ़ी बढ़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये कुछ फ्यूचर ट्रेंड्स मुझे दिख रहे हैं। देखते हैं। नहीं सर, एज यू सेड एटर्नल ऑप्टिमिस्ट, कोई उपाय नहीं है, बस दैट्स द ओनली वे टू मूव अहेड। आई एम श्योर हमारा देश जो भारत हम जिसे कहते हैं वो आपके जो आज आपने सुझाव दिए हैं हमारे छोटे किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे एंड बहुत वैल्यू एडिशन लेके आए हैं। आपने जो आज बातें हमारे साथ साझा करी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज आप हमारे स्टूडियो में आए सर। बहुत बहुत आभार मुझे आपने अपने पास बुलाने के लिए और अपनी बातों को आप लोगों से साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे दर्शकों का। आज का ये हमारा कृषि ऋषि का एपिसोड हम लेके आए हैं कोलेटिव स्टूडियो पार्टनर्स के साथ। शून्य एग्रीटेक का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कृषि ऋषि के नेक्स्ट एपिसोड में कृषि के एक और सर्वश्रेष्ठ ऋषि के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।